हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, आज हम लोग डील करेंगे 6 to 9 जनवरी का करंट अफेयर। और आज से गाइस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 3 वीडियो दे दूं। एक वीडियो आपको जियोग्राफी का दे दूं, कंपलसरी है वो, और एक आपको पॉलिटी या फिर बिहार स्पेशल का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ फुल सिलेबस टॉपिक वाइज मिल जाएगा एग्जाम तक। इस बात का आप भरोसा रखिए, इस बात का आप ट्रस्ट करिए। मेरे पे ट्रस्ट नहीं करिए, मेरे मेहनत पे ट्रस्ट करिए। ठीक है गाइस, बाकी भगवान बेहतर जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 6 to 9 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो देखिए, फर्स्ट करंट अफेयर्स बिहार से है कि जो अभी एक हाल ही में ये रिपोर्ट आया है कि बिहार में जो सर्वाधिक घूमने वाला स्थान है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उसमें सबसे पॉपुलर जो टूरिस्ट प्लेस है 2022 का, वो राजगीर को चुना गया है। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर के आया है कौन? राजगीर सामने आया है। ठीक है, और यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक मिला के, और सिर्फ विदेशी पर्यटक का बात करेगा तो बोध गया में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं। तो सबसे एक पे कुल पर्यटक में बात करें कि सबसे ज्यादा पर्यटक आने वाले और सबसे लोकप्रिय जगह के रूप में राजगीर, सेकंड पे बोध गया, थर्ड पे पटना और फोर्थ पे नालंदा। आपसे ये पूछ देगा कि सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ है, तब तो बोध गया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड करंट भी अपने बिहार से है। इस व्यक्तित्व को, इस पर्सनालिटी को आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, जो बिहार से बिलोंग करता है। ये है सर आनंद कुमार, सुपर 30, जो ये बैच चलाते हैं। ठीक, तो ये आनंद कुमार जो कि मैथमेटिशियन है, बिहार से क्या, ये अब इंडिया लेवल के हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आनंद कुमार जी को पद्मश्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और आनंद कुमार का थोड़ा सा ये व्यक्तित्व के बारे में, तो ये सुपर 30 कोचिंग की स्टार्ट किए थे 2002 में, और अब तक 510 छात्रों को देश और विदेश में आईआईटी के जरिए भेज चुके हैं ये। ठीक है, तो ये है व्यक्तित्व। कुल 3 लोगों को मिला है पद्मश्री। तो फर्स्ट है ये कौन? फर्स्ट है अपने आनंद सर। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है कपिल देव प्रसाद जी। कपिल देव प्रसाद जी को किस लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये 52 बूटी साड़ी निर्माण में बहुत अपना अभूतपूर्व योगदान, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा योगदान इन्होंने दिया है 52 बूटी साड़ियों के निर्माण में। तो ये 52 बूटी जो साड़ी है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो एंशिएंट बुद्धिस्ट सिंबल को ये रिप्रेजेंट करती है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली एक साड़ी है। इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए, इसको ज्यादा और लोकप्रिय बनाने के लिए कपिल देव प्रसाद जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भी बिहार से संबंधित है, और बिहार के नालंदा, बिहार शरीफ से संबंधित है, नालंदा से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो थर्ड चेहरा जो है वो ये सुभद्रा देवी जी का है, हमारी दादी समान सुभद्रा देवी जी। वो उन्हें थर्ड व्यक्ति हैं बिहार से जिन्हें पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया। इन्हें किस लिए मिला है? तो ये पेपर मेसी आर्ट के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया। पेपर मेसी आर्ट क्या होता है? ये देखिए, पेपर मेसी आर्ट है पेपर को गलाकर उसको एक स्ट्रक्चर का मतलब एक आप कह सकते हैं आइडल का एक मूर्ति या फिर अटखेली का रूप देने का जो कला है, उसे पेपर मेसी आर्ट कहते हैं। ठीक है, ये हल्का और टिकाऊ कला है। ठीक, तो इसी आर्ट के लिए सुभद्रा देवी को बिहार से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप चेहरा को याद रखिएगा, आपको तुरंत सारी चीजें याद हो जाएंगी। तीनों व्यक्तियों का जल्दी से नाम बोलिए। सबसे पहले आनंद कुमार थे, उसके बाद बिहार शरीफ से थे कपिल देव प्रसाद जी, उसके बाद सुभद्रा देवी। आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी। आनंद कुमार मैथमेटिशियन है, इस वजह से ले गए। कपिल देव प्रसाद 52 बूटी साड़ियों के लिए ले गए। और ये जो अपनी सुभद्रा देवी दादी जी हैं, वो पेपर मेसी आर्ट के लिए ले गई हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो कुल बिहार से 4 करंट हम लोग देख लिए कि बिहार में सबसे अधिक पर्यटक और सबसे अधिक पॉपुलर जगह, सबसे मोस्ट पॉपुलर जगह के रूप में आया है कौन सामने? राजगीर। और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बिहार में किस जगह पे आए हैं? तो बिहार में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बोध गया में है। अब 5वां करंट देखते हैं बिहार का। तो बिहार का 5वां करंट है कि जनवरी 2030 में भारतीय निर्वाचक
सूची को प्रकाशित किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची को, ठीक है, वोटर्स का जो आप कह सकते हैं इंडेक्स या फिर वोटर का नंबर्स को ये रिप्रेजेंट किया गया है निर्वाचक सूची में। सब टोटल वोटर्स इन बिहार कितने हैं, तो बिहार में देखिए जनवरी 2030 में निर्वाचन आयोग द्वारा जो नया निर्वाचक सूची वोटर्स का जो संख्या वाला जो सूची है, ठीक है, उस सूची में टोटल वोटर्स बिहार में हो गए हैं 7.58 लाख करोड़, 7.58 करोड़, मतलब 7,58,00,000 वोटर्स हो गए हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें इसमें से देख लेते हैं कि 5,85,116 न्यू वोटर्स ऐड हुए हैं इस न्यू सूची में। 5,85,116 नए वोटर शामिल हुए हैं और इस प्रकार संख्या हो गई है 7,58,00,000। 5 लाख ऐड हुए हैं, ठीक है, तो पहले कितने होंगे 7,53,00,000, इसमें अब 5 लाख ऐड होकर ये 58 लाख हो गया। इस 5 लाख नए वोटर्स में 2 लाख जो है वो मैन है और 3 लाख के करीब वुमेन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जनवरी 2030 में निर्वाचन आयोग ने नई निर्वाचक सूची जारी की है। इस प्रकार अब बिहार में कुल वोटर्स की संख्या हो गई है 7,58,00,000 और नए वोटर जुड़े हैं 5,85,116, जिसमें से 2 लाख मैन और 3 लाख वुमेन है। और थर्ड जेंडर की संख्या में 61 की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 2357 थे, अब 2418 ये हो गए हैं, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं तो एक और करंट बिहार से, जैविक कॉरिडोर योजना ये बिहार गवर्नमेंट का एक योजना है। इस योजना के तहत जैविक रूप से खेती की जाएगी, कृत्रिम खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा, कृत्रिम जो भी रसायन है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक खेती में आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमस होता है, जो या फिर गोबर होता है, या फिर जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से जो खेती की जाती है, जो भूमि को उर्वरक ही बनाती है, भूमि की उर्वरता को एकदम से खत्म नहीं कर देती है जिस प्रकार से कृत्रिम करते हैं, तो उसी योजना को बिहार गवर्नमेंट लाई है, जिसमें कुल खर्च की बात किया जाए तो 104.36 करोड़ जो है खर्च किया जाएगा। और ये योजना का सेकंड फेज है। ये योजना 2019 में ही आई थी, 2019 से 22 में ये चल चुकी है। अब ये सेकंड फेज 2022 से 2025 में चलेगा। इसमें 7 नए जिलों को शामिल किया गया है और 13 जो पहले जिले थे वो भी इसमें, यानी टोटल अब 20 जिले। जो 19 से फर्स्ट फेज आया था उसमें 13 जिले सम्मिलित हैं और अब जो सेकंड फेज है इसमें 13 ये भी रहेंगे और 7 ये भी रहेंगे। इस टोटल 20 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें जो ये 104.36 करोड़ खर्च किया जाएगा, तो वो 3 किस्तों में इन जिलों के किसानों को दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में इन 20 जिलों में फर्स्ट ईयर में अगर कोई 1 एकड़ में जैविक खेती करता है तो उसको 11,000 वार्षिक, मतलब 11,000 रुपया 1 साल के अंत में मिल जाएगा जैविक खेती करने के लिए। और सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए 65,500 मिलेगा। और फर्स्ट ईयर में उसमें सब्जी उगाना है जैविक खेती के दौरान, और सेकंड और थर्ड ईयर में आप फसल उगा सकते हैं। इस प्रकार जैविक कॉरिडोर योजना का सेकंड फेज 2022 से 2025 के बीच शुरू हो गया है। 7 नए जिलों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर से एक करंट है कि 2022 में अगर आपको बोलेगा मोस्ट पॉपुलर जगह तो राजगीर हो गया। टोटल टूरिस्ट कितने आए, टोटल पर्यटक कितने बिहार में विजिट किए, तो 2.54 करोड़, 2,54,00,000 विजिटर्स या फिर टूरिस्ट विजिट किए हैं। कहां पे किए हैं, बिहार को। सबसे अधिक जो आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक टूरिस्ट कहां गए हैं, तो वो गए हैं सोनपुर मेला में सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर जगह में होगा, लोकप्रिय जगह में, तो वो तो राजगीर हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक पर्यटक गए कहां है, तो सबसे अधिक पर्यटक सोनपुर मेला में 1.12 करोड़, 1,12,00,000 के करीब आप यात्री या फिर पर्यटक कह सकते हैं, पर्यटक वो गए हैं सोनपुर मेला में। और सेकेंड स्थान पे अपना श्रावणी मेला है जो कांवड़ वाला मेला होता है, उसमें 25.29 लाख व्यक्ति गए हैं, ठीक है। और गया में भी थर्ड नंबर पे
वो पिंडदान जो किया जाता है पुनपुन नदी में, वहां भी 3rd नंबर पे मतलब टूरिस्ट गए हैं, ठीक है, पर्यटक गए हैं। वह आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब आता है करंट इंडिया से। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है इंदौर में, ठीक है। और इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दक्षिण अमेरिका से थे। दक्षिण अमेरिका का एक राष्ट्र है जिसका गोना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में क्या दिखाया गया? इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आजादी के आंदोलन के दौरान अप्रवासियों की मतलब आजादी आंदोलन में प्रवासी भारतीयों के योगदान को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में क्या किया गया कि जो आजादी आंदोलन के दौरान, ठीक है, प्रवासियों की योगदान जो था आजादी आंदोलन में, उसको प्रदर्शित किया गया। उसमें मुख्य प्रदर्शित व्यक्ति में कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, विवेकानंद थे, दादा भाई नेहरू जी थे, और 1940 का कमाटामा गारू ये इवेंट जो था उसको प्रदर्शित किया गया। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में क्या किया गया कि आजादी आंदोलन के दौरान प्रवासी भारतीयों के योगदान को प्रदर्शित किया गया, और उस प्रदर्शन में महात्मा गांधी, विवेकानंद, दादा भाई नेहरू जी और 1914 का कमाटामा गारू इवेंट को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। इसका थीम क्या था कि अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इसका यह थीम था, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, इसका थीम था प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने की रिपोर्ट है स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें इस रिपोर्ट में मौसमी घटनाओं के कारण वर्ष 2022 में कुल कितनी मौतें हुई? 2227 मौतें हुई हैं। स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 2227 मौतें हुई हैं, जिसमें बिहार से सर्वाधिक मौतें हुई हैं मौसमी घटनाओं के कारण। 418 सबसे ज्यादा बिहार से। उसके बाद ये आपके बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अनुसार मौसमी घटनाओं में बिहार कौन सा राज्य सर्वाधिक डेथ नंबर्स के साथ? फर्स्ट स्थान पे तो बिहार, सेकंड पे असम। और अगर बात किया जाए कि इन मौसमी घटनाओं में सबसे ज्यादा किससे लोग बढ़े हैं, तो लाइटनिंग एंड थंडर से। जो ये बिजली कड़कता है या बादल गरजता है या बिजली जो गिरती है उससे 58%, और फ्लड और हेवी रेन से 37% व्यक्तियों या फिर जो डेथ हुआ है इस टोटल 22-27 डेथों में 37% डेथ बाढ़ की वजह से हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अवनी चतुर्वेदी, एक खिला चेहरा, ठीक है। तो ये जो है अवनी चतुर्वेदी, ये पहले तो आप लोग इनको जानते होंगे कि एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, ठीक है। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, और ये देश की फर्स्ट वुमेन फाइटर महिला पायलट है। अब इन्हें क्या किया गया है कि विदेशों में, ये भारत की पहली महिला पायलट है जिन्हें विदेशों में एक्सरसाइज हेतु इलेक्ट किया गया है। मतलब जो एक्सरसाइज होता है सैनिकों के बीच, तो उन सैनिकों के एक्सरसाइज के बीच में फर्स्ट वीमेन पायलट को आप कह सकते हैं सम्मिलित किया गया है, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और ये जो एक्सरसाइज होगा ये जापान से होने वाला है। उस एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जियन युद्धाभ्यास, और ये जो है कि इंडिया और जापान एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया के स्क्वाड्रन लीडर का प्रतिनिधित्व करेगी अवनी चतुर्वेदी। और अब बात कर दे कि इसमें कौन कौन से फाइटर प्लेट को शामिल किया गया, तो इंडिया की ओर से 4 सुकोई 30 MKI और 2 ठो शामिल किया गया C-17 और 1 ठो IL-78 को शामिल किया गया। जापान की ओर से 4 F-2 और 4 F-15 को सम्मिलित किया गया है। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको पायलट बनना है इनकी तरह, तो या आप NDA निकालिए या CDS निकालिए, या फिर आप ये एनसीसी के एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। एनसीसी का जो हाई लेवल का एग्जाम होता है उसके बाद आप एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, उस ट्रेनिंग सेंटर में जाइए और आप भी बनने का मौका पा सकते हैं फाइटर प्लेट उड़ाने वाले पायलट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते देश के फर्स्ट वीमेन पायलट हैं जो कहाँ इलेक्ट हुई हैं, किसी बाहर के युद्धाभ्यास में इलेक्ट हुई हैं, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। आगे बढ़ जाते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक यूएन जो
यूनिस्फा जो है, यूएन पीस कीपिंग मिशन है एक यूनिस्फा। हम बताते हैं आपको एक अच्छे से बात, यहाँ पे देखिए। यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र, वो क्या करता है कि जिन जिन राष्ट्रों के मध्य विवाद होता है और किसी भूमि के भाग या किसी भी विवाद के बाद वो क्या करता है कि वहां एक बटालियन को नियुक्त करता है। जैसे अभी एक यूनिस्फा जो मिशन है, यूएन का पीस कीपिंग मिशन है, ये नियुक्त किया गया है। देखिए सूडान और सूडान से एक भाग टूट के बना था साउथ सूडान, तो साउथ सूडान और सूडान के बीच अबेई नामक एक जगह को लेके विवाद है। तो इस जगह पे एक शांति मिशन का स्थापना करता है हर जगह पे। तो अभी किया है कहां पे, ये अबेई नामक स्थान पे अभी यूएन ने एक पीस कीपिंग मिशन का स्थापना किया है अबेई नामक स्थान पे। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अबेई नामक स्थान पे किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट टाइम महिला शांति सैनिकों का प्लाटून भेजा गया। फर्स्ट टाइम नहीं भेजा गया, भेजा तो गया सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम एक लिबियाई देश में भी भेजा गया था, लेकिन सेकंड टाइम भेजा गया है। फर्स्ट टाइम इसमें क्या है कि ये सबसे बड़ा एकल महिला पायलट प्लाटून है। मतलब जितना भी ये बटालियन है, क्या कहते हैं बटालियन है, उसमें सबसे बड़ा वुमेन्स का ये बटालियन भेजा गया है यूएन मिशन में। आप समझ गए। यूएन पीस कीपिंग मिशन ये क्या करता है कि राष्ट्रों के बीच विवाद में जो तनाव उत्पन्न होते हैं उस तनाव को रोकने के लिए एक शांति मिशन की स्थापना करता है। जैसे अभी इसने सूडान और साउथ सूडान के बीच अबेई नामक स्थान पे UNISIF का ये मतलब इसने गठन किया है, इसका अबेई, ठीक है, अबेई नामक स्थान पे अभी यूएन पीस कीपिंग मिशन अभी अबेई नामक स्थान पे। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच भी यूएन ने एक पीस कीपिंग मिशन का स्थापना किया है UNMOGIP। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने महिला शांति सैनिकों के एक बटालियन या प्लाटून भेजा है। उस बटालियन, ये जो बटालियन है ये सबसे बड़ा विमेन का बटालियन है जो भी यहाँ पे और अन्य बटालियन है। और आपको बता दें कि यूएन जो पीस कीपिंग मिशन अभी तक 12 पीस कीपिंग मिशन का स्थापना कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो बांग्लादेश से हैं और सेकंड नंबर पे इंडिया से हैं, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक मिशन ये है UNMOGIP पीस कीपिंग मिशन है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो देखिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है तपन शौकिया को। तपन असम इस प्रकार से याद करिए। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मानित किया गया है तपन शौकिया को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमको एक देखने को मिलता है कि कालाजार को खत्म करने का इंडिया का लक्ष्य, एलिमिनेट करने का इंडिया का लक्ष्य 2003 है। कालाजार एक बैक्टीरियल बीमारी है जो बालू नमक मक्खी से संक्रमित या फिर फैलती है, ठीक है। तो कालाजार के उन्मूलन की स्थिति की समीक्षा हेतु मनसुख मांडविया ने, मतलब कालाजार का स्थिति को देखने के लिए जो मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 4 राज्यों का अवलोकन किया, जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड और अपना वेस्ट बंगाल को इन्होंने अवलोकन किया और देखा कि अभी 2007 से लेकर अभी तक 98.7% की गिरावट आ गई है और हम लोग इसे 2023 तक खत्म कर लेंगे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और करंट मिलता है। कल वाले करंट में 78 ग्रैंड मास्टर थे, आज वाले करंट में कौशत्व चटर्जी थे और आज वाले एम परनेस है जो 69वें भारत के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। आपको ये भी बताया था कि 2500 येलो पॉइंट चाहिए और 3 बार का ग्रैंड मास्टर का ये एक ग्रैंड मास्टर का टैग चाहिए, ग्रैंड मास्टर यूनियन का कुछ इस प्रकार का टैग चाहिए और 25 येलो पॉइंट चाहिए, तब आपको ग्रैंड मास्टर का टैग मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन ट्रेन मतलब ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन जो 762 किलोमीटर में, इस ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन का निर्माण किया गया है। ये ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन क्या है, तो सबसे पहले ये सिक्योरिटी और सेफ्टी को बढ़ाएगा, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन होती है तो उस ट्रेन को 1 किलोमीटर के डिफरेंस, देखिए अब जो है कि एक
मतलब 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे भी चलेगी। हर किलोमीटर पे एक ये सिग्नल सेक्शन लगा होगा हर स्टेशन के बाहर, ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर पे ये लगा होगा। और इसे पता, अब देखिए पहले क्या होता था कि ट्रेन पहले बहुत दूरी तक चल जाती थी, एक स्टेशन क्रॉस कर जाती थी, तब दूसरी ट्रेन को मतलब सिग्नल दिया जाता था। अब 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे भी ये ट्रेन चलती रहेंगी, ठीक है। और इसे अभी चलाया गया है, अभी इस सेक्शन का जो आप कह सकते हैं कि परीक्षण किया गया है। कहां से कहां? गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूट तक 762 किलोमीटर तक इसे चला के देखा गया है ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन को। अब इससे क्या होगा कि रेलगाड़ी एक दूसरे के पीछे 1 किलोमीटर की दूरी में चलती रहेंगी, ठीक है। इससे, और ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला ये जो गाजिया मुगलसराय या फिर पंडित दीनदयाल, ये जो रूट है सबसे ट्रैफिक वाला रूट है। इसमें भी अब गाड़ियां रुक रुक के नहीं चलेंगी, 1 किलोमीटर पीछे से चलती रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइज। तो हमें एक करंट मिलता है कि ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। ऑफशोर मतलब होता है तटीय सिक्योरिटी समन्वय समिति का स्थापना 134वां मीटिंग का आयोजन किया गया वाराणसी में। ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी, अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 134वीं बैठक कहाँ की गई है? वाराणसी में की गई है। ये समिति किस बात के लिए केंद्रित है? तो जो तट के करीब आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखती है कि इस तट से कोई आतंकवादी गतिविधि इधर से या उधर से आ तो नहीं रहा है। प्लस में तट पे सुरक्षा व्यवस्थाओं को कुशल कामकाज को सुनिश्चित करती है। जो तट पे जो अपने सैनिक रहते हैं उसको उसकी देख रेख करने के लिए समिति बनाई गई है, अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति। उम्मीद करते हैं गाइज यहाँ तक की सारी करंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा अप्रोच तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। अभी अच्छे व्यू नहीं आ रहे हैं लेकिन मेरा मेहनत जारी रहेगा जब तक मैं एक्वायर ना कर लूँ 500 के सब्सक्राइबर्स। और ठीक है गाइज, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।